हेलो एवरीवन। आज का ये नया वीडियो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के ऊपर है, जो कि बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, जिसका यूनिक पेपर कोड है 2322202410। आज हम इस वीडियो में इस पेपर के स्ट्रक्चर को समझेंगे, साथ ही ये देखेंगे किस प्रकार से इस पेपर के सॉल्यूशन करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये पेपर जो है टोटल 90 मार्क्स का है, जिसे करने के लिए हमें 3 घंटे का समय मिलता है। अब अगर इंस्ट्रक्शंस को हम देखें तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पेपर पेपर लेते ही ऊपर हमें टॉप जगह पर, जहाँ पर रोल नंबर की जगह है, यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है। उसके बाद सेकेंड इंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि टोटल में से हमें कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं। टोटल हमें 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 10 में से केवल 5 क्वेश्चन करने हैं कोई भी। और जो भी क्वेश्चन करें, क्योंकि क्योंकि सभी क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो इक्वल है। साथ ही जो ये पेपर है, इसको हम इंग्लिश या हिंदी किसी भी एक लैंग्वेज में कर सकते हैं, परंतु पूरा पेपर सेम लैंग्वेज में करना होगा। चलिए शुरू करते हैं पेपर को। अगर पहले क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के मूल्यांकन और विकास पर चर्चा करें। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के मूल्यांकन और विकास, यानी तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण क्या अर्थ होता है, इसको समझे आसान भाषा में। तो तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण का अर्थ होता है किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीति को अन्य देशों के साथ, जो अन्य देश हैं उनके साथ तुलना करके देखना, इसी को कहते हैं राजनीतिक विश्लेषण। इसके तहत मूल्यांकन किया जाता है कि दो देशों की व्यवस्था में क्या अंतर है, कि इनकी विकास प्रोसेस किस प्रकार की है, इत्यादि बातों की इस पोर्शन में हमें चर्चा करते हुए लिखना है। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था को समझने में तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की प्रमुख विधियों की उपयोगिता का परीक्षण करें। यानी कि जो वो कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं जिसका अध्ययन करके हम तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण का अध्ययन करते हैं। अब विधियों को देखें तो इसमें कई प्रकार की विधियां उपयोग में लाई जाती है। जैसे कि हम इसे केस स्टडी के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि किसी देश है, उस देश की विकास को हम, या उस देश की व्यवस्था को हम केस स्टडी करके देख सकते हैं। उसके अलावा हम डाटा के आधार पर भी अंतर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। उसके अलावा हम डायरेक्ट तुलना करके भी हम तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण कर सकते हैं। ये कुछ प्रमुख विधियां हैं तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणाली के बीच मुख्य अंतर क्या है, उदाहरणों सहित की सहायता से समझाइए। चलिए इस क्वेश्चन को आसान भाषा में समझते हैं। तो संसदीय राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक शासन, राष्ट्रपति शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली वह प्रणाली है, आसान भाषा में समझे, जो कि भारत में है। जैसे कि भारत में जो वास्तविक शासक है, यानी वास्तविक कार्यपालिका है, वो कौन है? प्रधानमंत्री। जबकि नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति है। जबकि जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली होता है उसमें वास्तविक और उसके अलावा सरकार, दोनों का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। जबकि इस व्यवस्था में, संसदीय शासन प्रणाली में, वास्तविक शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास, पीएम के पास, जबकि नाम मात्र का होता है राष्ट्रपति। इसके अलावा अन्य अंतरों को देखें तो जैसे कि जो संसदीय शासन प्रणाली है वो भारत में व्याप्त है। इसमें उत्तरदायी शासन को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में अस्थायी शासन को अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसे कुछ प्रमुख मुख्य अंतर हैं। और अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो है अमेरिका में, अमेरिका, श्रीलंका,
इत्यादि देशों में, जबकि संसदीय शासन प्रणाली भारत में है, इसके अलावा इंग्लैंड में है और देशों में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो फोर्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, शासन और संगठन के संदर्भ में संघीय और एकात्मक प्रणालियों के बीच अंतर बताइए। यानी संघात्मक शासन और एकात्मक शासन प्रणाली, इन दोनों के मध्य जो प्रमुख अंतर होता है उसी को बताना है हमको। अंतरों को स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों का प्रयोग भी करना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो संघीय शासन प्रणाली का अर्थ होता है, संघीय शासन प्रणाली का सिंपल भाषा में समझे तो एक से अधिक स्तरों की सरकार का होना, एक से अधिक स्तरों की सरकार का होना, जबकि एकात्मक शासन प्रणाली में संपूर्ण ताकत केंद्रीय शक्ति में विद्यमान होती है। जैसे कि संघीय शासन प्रणाली को देखें तो इसमें केंद्र स्तर पर सरकार होगी, इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी सरकार होगी जिसमें शक्तियाँ होंगी। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए हम भारत में देखें तो भारत में त्रिस्तरीय सरकार है, एक केंद्र सरकार है, उसके नीचे राज्य सरकार है, उसके नीचे फिर हमारा एमसीडी या फिर पंचायतें हैं। जबकि एकात्मक शासन प्रणाली में संपूर्ण शक्ति केंद्रीय शक्ति के हाथ में होती है। तो एकात्मक शासन प्रणाली का अर्थ होता है कि इसमें केवल एक केंद्र स्तर की सरकार होगी, उसके पास ये संपूर्ण शक्ति होगी, वही स्थानीय स्तर या फिर उससे नीचे की जो सरकारें होंगी उनको कंट्रोल करेंगी। इसका उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे कि ब्रिटेन को यानी इंग्लैंड को देख सकते हैं। जबकि जो संघात्मक शासन प्रणाली है इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं अमेरिका को। जबकि जो भारतीय शासन प्रणाली है वो भी संघीयवाद आधारित है, परंतु उसमें कुछ एकात्मक के तत्व भी विद्यमान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यानी FPTP चुनाव प्रणाली का आलोचनात्मक जांच करें। आलोचनात्मक जांच करें यहाँ किस हद तक न्याय संगत और समावेशी राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। यानी इस क्वेश्चन में बताना है कि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है वो क्या है, इसकी आलोचनात्मक जांच करनी है, साथ ही यह किस हद तक न्याय संगत और समावेशी राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है ये बताना है। तो सबसे पहले हमें समझें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता क्या है। तो जैसे कि भारत में आपने देखा होगा चुनाव होता है, तो जो चुनाव होता है उस चुनाव में कुछ राजनीतिक दल खड़े होते हैं, कुछ प्रतिनिधि खड़े होते हैं, उन प्रतिनिधियों में से जिस प्रतिनिधि को अन्य प्रतिनिधि के मुकाबले अधिक वोट मिल जाता है। जैसे कि आसान भाषा में अगर समझें तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आसान भाषा में अगर समझें तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि ये एक प्रतिनिधि है, ये दूसरा प्रतिनिधि है और ये तीसरा प्रतिनिधि है और ये चौथा प्रतिनिधि है। इन चारों में से एक को प्राप्त हुआ 5 वोट, एक को एक हम कल्पना के लिए मान सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5,000 प्राप्त हुआ, ठीक है, 5,000, 6,000, दूसरे को प्राप्त हुआ 3,000 और एक को प्राप्त हुआ 2,000 या 2,000। तो इसमें सबसे अधिक जिसको प्राप्त है वो है 6,000 वोट पाने वाला। अब भले इसका वोट का परसेंटेज टोटल वोट जो वोटर्स थे वो हमारे मान लीजिए 20 लाख है, 20,000 है, ठीक है, 20,000 में से इसको आधा वोट भी नहीं मिला है, परंतु अन्य के मुकाबले सबसे अधिक मिला है, तो ये प्रतिनिधि जीत जाएगा। यही होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसके अंतर्गत जो प्रतिनिधि अधिक वोट पाता है वो प्रतिनिधि विजयी होता है। अगर इसी कारण से इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए हम कह सकते हैं कि इसमें वो प्रतिनिधि जो कि ज़्यादातर आधा 50% वोट भी नहीं पाता वो भी चुनाव जीत जाता है। यानी कि वो पूरी जनता का प्रतिनिधि कहाँ से करेगा, वो 50% वोट भी नहीं पा पाया है। ये कुछ इसकी खामियां हैं। इसके अलावा और खामियों को देखें
तो यह अल्पसंख्यकों को का भी अल्पसंख्यकों के हितों का प्रतिनिधि नहीं कर पाता, अल्पसंख्यकों को भी दबाता है। उसके अलावा देखें तो इस प्रणाली में के हेतु जो दल होता है, दल के दल के बजाय प्रतिनिधि पर अधिक महत्व दिया जाता है, या फिर दल पर अधिक महत्व दिया जाता है प्रतिनिधि के मुकाबले। ये कुछ इसकी खामियां हैं या फिर कुछ विशेषताएं हैं इसके। अब ये देखें कि ये न्याय संगत और समावेशी राजनीतिक प्रतिनिधि सुनिश्चित करता है नहीं। ये हालांकि ये न्याय संगत और समावेशी राजनीतिक प्रतिनिधि सुनिश्चित करने में एक कठिनाई उत्पन्न करता है, परंतु जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आती जाएगी तो इस संबंध में विचार लोगों के बढ़ेंगे। जैसे कि अभी वर्तमान समय में देखें तो लोग वोट देने को वोट देने के प्रति जागरूक हों, तो इससे भी इस व्यवस्था में सुधार आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, सत्तावादी शासन और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के बीच अंतर बताइए। विकासशील देशों में उभरती सत्तावादी प्रवृत्तियों के कारण बताइए। यानी सत्तावादी शासन और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें कि यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं हम राजतंत्र के रूप में। हालांकि ये राजतंत्र नहीं है, लेकिन इसको राजतंत्र के रूप में समझ सकते हैं आसान भाषा में। और दूसरा लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, लोकतंत्र। इन दोनों के बीच अंतर आप खुद समझते होंगे कि इसमें जो शासन का अधिक महत्व दिया जाता है, शासक जनता के प्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि के रूप में नहीं होता, जबकि इसमें जनता के प्रतिनिधि के रूप में शासक होता है। इत्यादि व्यवस्था। और विकासशील देशों में उभरती सत्तावादी प्रवृत्तियों के कारण बताने किस प्रकार से विकासशील देशों में इस व्यवस्था की सत्तावादी प्रवृत्ति के प्रति लोगों की पसंद बढ़ रही है। अगर हम 7वां क्वेश्चन देखें तो 7वां क्वेश्चन है, बहुदलीय प्रणाली क्या है? यह लोकतांत्रिक राज्य में स्थिरता और नीति निर्माण प्रक्रिया को किस तरह प्रभावित करती है? बहुदलीय प्रणाली का आसान भाषा में मतलब होता है एक से अधिक स्तरों की सरकार, यानी एक से अधिक स्तरों की सरकार का होना। जैसे कि भारत में लगभग वर्तमान समय में 6 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, जबकि 100 से अधिक यानी लगभग 400 से अधिक राज्य स्तर की पार्टियां हैं। यानी बहुत सारी पार्टियां भारत में हैं, यानी दलें हैं, जो इसी को व्यवस्था है बहुदलीय प्रणाली। यानी कि 2 से अधिक या फिर अधिक पैमाने पर राजनीतिक पार्टियों का होना। यह लोकतंत्र राज्य में स्थिरता और नीति निर्माण प्रक्रिया को किस पर प्रभावित करता है? इसके प्रभाव कई तरह पड़ते हैं। इसके प्रभाव सकारात्मक भी होते हैं और कुछ प्रभाव इसके नकारात्मक भी होते हैं। नकारात्मक प्रभाव ऐसे होते हैं कि इससे कई बार सरकारें जो होती हैं वो उचित निर्णय नहीं ले पाती, उन्हें कई बार कठोर निर्णय लेने से बचना पड़ता है क्योंकि उन्हें विपक्षी पार्टियों के विरोध का डर होता है। उसके अलावा सकारात्मक ये है, इससे अनेक जो समूह हैं उन समूहों को प्रतिनिधित्व मिल पाता है, क्षेत्रीय स्तरों को प्रतिनिधित्व मिल पाता है। ये सब उसकी कुछ विशेषताएं हो जाएंगी तथा इससे जो पैमाना है राजनीतिक या फिर दलों या फिर शासन का जो पैमाना है वो विस्तृत होता है। ये सब कुछ सकारात्मक पहलू हैं। 8वां क्वेश्चन देखें तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है? ऐसे ऐतिहासिक विकास और समकालीन राजनीति में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। कल्याणकारी राज्य की सिंपल सा अवधारणा होती है जहाँ पर जो राज्य है वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करे, यानी जहाँ पे जनता जो हो उसका कल्याण ही सर्वोच्च रूप से हो। जैसे कि जिसकी अवधारणा हमारे संविधान के एक भाग डीपीएसपी यानी कि राज्य के रीति निर्देशक तत्व में भी अच्छे से की गई, जिसकी बात तथा इसके ऐतिहासिक विकास और समकालीन राजनीति में इसकी अहम भूमिका होती है कि वर्तमान समय में विश्व की जो ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां हैं उनका अहम लक्ष्य यानी जो मुख्य लक्ष्य है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। शक्ति अभिजात वर्ग के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो
एलिट्स पावर होती हैं, उनके वर्ग सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है कि किस प्रकार से उनका जो पावर है, वो समाज के कुछ वर्गों तक सीमित होकर रह गई है, या फिर उन्हीं तक सीमित होकर के कैसे प्रकार से कार्य करती है, उसके बारे में बताना है वो। 10वें क्वेश्चन को देखें, तो 10वें क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि इसमें हमें टोटल 4 टॉपिक दिए जाएँगे, जिसमें से कोई भी 2 टॉपिक हमें करने हैं। देखें, तो एक दलीय प्रणाली की विशेषता क्या होती है? यानी हमने पहले देखा बहुदलीय प्रणाली हमने समझी, तो अब यहाँ पूछा गया है कि एक दलीय प्रणाली की विशेषता क्या होती है? ठीक है? उसके अलावा सुरक्षा राज्य यानी सिक्योरिटी स्टेट, मिश्रित चुनावी प्रतिनिधित्व और अल्पतंत्र का लौह कानून, यानी ये 4 टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से किसी भी 2 टॉपिक पर हमें टिप्पणी करनी है। इसी के साथ हमारा ये डिस्कशन एंड हुआ।